नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। महायुद्ध के खतरों के बीच, एनर्जी क्राइसिस के बीच आज नरेंद्र मोदी की दो सबसे बड़ी जीत हुई है। भारत की विदेशी मुद्रा भंडार में जबरदस्त इजाफा हुआ है। अब देश के कुल विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो 6.95 अरब डॉलर से बढ़कर 696.988 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। इस इजाफे में सबसे बड़ा योगदान सोने के भंडार का रहा है। सोने के भंडार में सबसे तेज उछाल आया है, जो कि 5.6 अरब डॉलर बढ़कर 120.8 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। भारत के लिए दूसरी बड़ी खबर यूएई से आई है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी विदेश यात्रा के पहले पड़ाव में यूएई के साथ कई बड़ी डील की है। यूएई ने भारत में 5 अरब डॉलर निवेश का ऐलान किया है। भारत और यूएई ने रक्षा साझेदारी, पेट्रोलियम भंडार और एलपीजी आपूर्ति पर कई समझौते किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के यूएई विजिट से सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि ईरान और अमेरिका युद्ध की वजह से भले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहे, भले ही इस इलाके में तनाव हो, कोई गड़बड़ी हो, फिर भी क्रूड ऑयल और एलपीजी की सप्लाई बिना रुके हमें मिलती रहेगी। यूएई ने इसकी पूरी गारंटी दी है और यह मोदी ने मुमकिन करके दिखाया है। यह हुआ कैसे है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री का काफिले में सिर्फ 2 गाड़ी, पीछे वाली कार में सुरक्षाकर्मी, आगे वाली कार में मोदी, क्योंकि चुनौती है बड़ी। देश में पेट्रोल डीजल की किल्लत ना हो, मोदी इसी चुनौती का समाधान ढूंढ रहे हैं, आगे का प्लान रेडी कर रहे हैं। 48 घंटे में दूसरी बार प्रधानमंत्री का यूं बाहर निकलना, सिर्फ 2 गाड़ियों का इस्तेमाल करना, ये देश को नरेंद्र मोदी की ओर से दिया गया अर्जेंट मैसेज है। और वो मैसेज ये है कि बचत करेंगे तो बचेंगे, नहीं तो मुसीबत में फंसेंगे। मोदी पेट्रोल, डीजल और गैस बचाने की कॉल क्यों दे रहे हैं, यह समझना है तो क्यूबा की तस्वीर देख लीजिए। क्यूबा में डीजल और फ्यूल ऑयल पूरी तरह खत्म हो चुका है। हवाना के कई इलाकों में बिजली 22 घंटे से नहीं आ रही है। बिजली संकट का हाल इतना बुरा हो रहा है कि क्यूबा में अस्पताल, स्कूल, पानी की सप्लाई सब प्रभावित हो रखे हैं। रोजमर्रा की जिंदगी मानो ठप हो चुकी है। हिंदुस्तान में ऐसे हालात पैदा ना हो, पेट्रोल, डीजल, गैस की किल्लत ना हो, अर्थव्यवस्था पटरी पर दौड़ती रहे। मोदी ने यही सोचकर देश को बचत करने का आइडिया दिया था और मोदी का यह दिया वो आइडिया इंप्लीमेंट भी हो रहा है। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा कार छोड़कर साइकिल पर आ गए। मनोहर लाल खट्टर यात्रा के लिए कार नहीं, ट्रेन की सवारी शुरू कर चुके हैं। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी पैदल ही लोक सेवक आवास से मुख्यमंत्री सचिवालय तक पहुंच गए। रक्षा राज्य मंत्री बाइक की सवारी करने लगे। राजस्थान के दिल्ली के गवर्नर का काफिला छोटा हो गया। राजस्थान के सीएम इलेक्ट्रिक कार पर आने लगे। प्रहलाद जोशी ने काफिले को टाटा बाय बाय कह दिया, एक कार की सवारी करने लगे। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि मोदी की एक अपील का असर होता है। मोदी अगर कुछ कहते हैं, कोई गंभीर सलाह देते हैं, किसी खतरे से आगाह करते हैं, तो उनका इंपैक्ट मंत्री से लेकर संतरी तक, आम लोगों से लेकर सेलिब्रिटी तक हर किसी पर पड़ता है। पिछले 48 घंटों में देश के अलग अलग हिस्सों से जैसी तस्वीरें आ रही हैं, वो इसकी गवाही दे रही हैं। प्रधानमंत्री की अपील के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी अपनी काफिले में गाड़ियों की संख्या कम कर दी है। उनके साथ सिर्फ अब 4 गाड़ियां चलती है। उन 4 गाड़ियों में भी 2 ईवी होती है और 2 नॉर्मल पेट्रोल वाली गाड़ी होती है। दिल्ली की मुख्यमंत्री खुद ईवी वाली गाड़ी में बैठी हुई, आप देख सकते हैं यहाँ पे सचिवालय के गेट पे वो एंटर करने वाली है। जो सिक्योरिटी पर्सन है उनकी गाड़ी एक गई है, दूसरी गाड़ी इसमें रेखा गुप्ता खुद बैठी हुई है। दिल्ली सरकार के मंत्री एक एक करके सचिवालय पहुंच रहे हैं और सब ईवी से पहुंच रहे हैं। ये सामने जो गाड़ी आपको नजर आ रही है, इसमें बैठे हैं दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री और दिल्ली मनजिंदर सिंह सिरसा। ये आप देख सकते हैं दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति वायु रक्षक, ये दरअसल इन्हीं के डिपार्टमेंट की गाड़ी है। जो सिरसा जी पहले लंबे चौड़े काफिले में चलते थे, वो आप सिर्फ एक गाड़ी में यहाँ पे पहुंचे हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा पहले मेट्रो से राजौरी गार्डन जो इनका घर है, वहां से मेट्रो से शिवाजी स्टेडियम पहुंचे और शिवाजी स्टेडियम से उसके बाद ये ईवी लेके यहाँ पे पहुंचे। मैं भी पहले मेट्रो से आया हूँ और बाकी केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देख
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। टीवी में घट रहा है। तो कोशिश है कि मैक्सिमम जो प्रधानमंत्री जी का विजन है, जो प्रधानमंत्री जी ने देश को संदेश दिया कि हमें कैसे जो फॉरेन करेंसी है उसके भंडार को बचाना है, तेल के भंडारों को बचाना है। हमारा मकसद जो क्रूड ऑयल बढ़ रहे रेट हैं उनको किस तरह इकोनॉमी के ऊपर कम बोझ हो, देश के लोग किस तरह से उसमें साथ दें, और पूरा देश उसमें साथ दे रहा है। ईवी खुद चलाते हुए यहाँ पे पहुंचे हैं। आप लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी उसमें अमल कर रहे हैं। एक दिन मेट्रो में, दूसरे दिन ईवी में। कब तक चलेगा ये चलेगा, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय विकट परिस्थितियां उसमें प्रधानमंत्री जी के आह्वान के साथ पूरा राष्ट्र खड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर दिख रहा है। पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश अपने आवास से दफ्तर तक पैदल जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भी आज पैदल गए। नहीं, स्वागत योग्य है कि पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण जो एक वैश्विक समस्या खड़ी हुई है, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रहा है, फ्यूल के सप्लाई में भी दिक्कत है, देश के सामने भी एक चुनौती है। क्या निर्देश दिया अपने अपने विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों? निर्देश नहीं, मेरा आग्रह था कि सभी लोग हफ्ते में एक दिन, आज का शुक्रवार का दिन हम लोगों ने तय किया था कि सभी लोग कार्यालय आने के लिए या तो सार्वजनिक, और हफ्ते आप जाएंगे पैदल शुक्रवार? जी जी बिल्कुल, हफ्ते में कम से कम एक दिन तो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद गुजरात के अंदर पिछले 2 दिनों में हमने देखा है काफी परिवर्तन आया है मंत्रियों की गाड़ियों के मूवमेंट में। खुद मुख्यमंत्री का कॉन्वॉय जो है आप देखिए काफी छोटा हो गया है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक ही गाड़ी अभी आई और पीछे मुख्यमंत्री अपनी गाड़ी में आते हुए आपको यहाँ पे नजर आएंगे। उनके साथ हमने पहले दिन देखा था अपील के बाद 3 गाड़ियां थी, और आज भी यहाँ उनके कॉन्वॉय में अगर आप देख सकते हैं 3 गाड़ियां थी। पहले एक गाड़ी निकली और अब जो 2 गाड़ियां हैं उनमें मुख्यमंत्री यहाँ अपने कार्यालय की तरफ आते हुए दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर जो मंत्रियों ने पहल की है, एक सिंगल गाड़ी यूज करने की, कोई पायलटिंग यूज नहीं कर रहे। इस वक्त हम सचिवालय में पहुंचे हैं, कैबिनेट मीटिंग, और गुजरात के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी यहाँ पहुंचे, और उनके साथ जो कौशिक वेकरिया जो दूसरे उनके मंत्री हैं वो दोनों पहुंचे हैं, कार पूलिंग करके यहाँ पे पहुंचे हैं। देश के आम नागरिकों ने ये अपील को अपनाया है, तो मोदी जी की ये अपील ये अपने आप में हम सबके लिए बहुत फायदे कारक है। जो बातें, जो काम की बातें, वो घर से यहाँ तक आते आते गाड़ी में हो जाती है। 2 गाड़ी के बदले 1 गाड़ी का पेट्रोल जलता है, तो ये अपने आप में टाइम भी बच रहा है, खास तौर पे काम भी हो रहा है और ईंधन भी बच रहा है। आपदा को अवसर में बदलना ये मोदी को अच्छी तरह से पता है। मोदी की अपील वाली क्रांति रंग लाने लगी है। नेताओं के साथ साथ अब आम लोगों को भी मोदी की अपील का महत्व समझ में आने लगा है। बावजूद इसके खतरा अभी टला नहीं है, और ये बात प्रधानमंत्री को पता है। महायुद्ध के खतरे के बीच पैदा हुए एनर्जी क्राइसिस से डील करने के लिए मोदी सरकार को ना चाहते हुए भी एक बड़ा कदम उठाना पड़ा। तेल कंपनियां पिछले कई हफ्तों से रोजाना 700 से 1700 करोड़ का घाटा झेल रही थी। नुकसान 1 लाख करोड़ से ज्यादा हो चुका था। 28 फरवरी से लेकर 14 मई तक, यानी पूरे 76 दिन तक तेल की कीमतों में इजाफा न करके मोदी सरकार ने कंज्यूमर को बचाया। लेकिन अब यह घाटा बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। आरबीआई गवर्नर ने भी कहा था कि अगर वेस्ट एशिया का संकट लंबा चला तो कीमतें बढ़ानी ही पड़ेंगी। आखिरकार मोदी सरकार को वो कड़ा फैसला लेना ही पड़ा। भारत में पेट्रोल और डीजल 3-3 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया। दिल्ली में अब पेट्रोल 97 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर में मिलेगा। पहले ये 94 रुपए 77 पैसे में मिल रहा था। दिल्ली में जो डीजल पहले 87 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर मिल रहा था, वो अब 90 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। मुंबई में पेट्रोल पहले 103 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर बिक रहा था, अब 106 रुपए 68 पैसे प्रति लीटर के दाम पर मिलेगा। मुंबई में डीजल पहले 90 रुपए 3 पैसे प्रति लीटर था, अब यह 93 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर हो गया है। पेट्रोल और डीजल पर 3-3 रुपए की बढ़ोतरी हर राज्य में हो चुकी है। हॉर्मुज स्ट्रेट ठप होने की वजह से जैसे ही मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतें 3 रुपए बढ़ाई, विपक्ष ने छाती पीटना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने सुबह सुबह अपने पोस्ट में मोदी का नाम फिट करके तेल की बढ़ी हुई कीमतों के नाम पर सियासी माइलेज लेना शुरू कर दिया।
अखिलेश तो दुनिया में पैदा हुए इस एनर्जी क्राइसिस वाली आपदा में भी अपना ही सियासी फायदा ढूंढ रहे हैं। यूपी में कमबैक के लिए साइकिल को विकल्प बताकर गाड़ी छोड़ने को कह रहे हैं। ये 20 रुपए बढ़ेगा, 20 से भी ऊपर ना चला जाए, ये इनके हाथ में नहीं रहा है। अब लकीर पीटते रहिए, अब तो धीरे धीरे झटके दीजिए और देश को भुगतान के लिए तैयार हो जाना चाहिए। चूंकि देश को भुगतना है, अब सोने के ऊपर, अभी खाने के ऊपर भी आ जाएगा कि रेस्टोरेंट में खाना मत खाओ चूंकि गैस नहीं मिल रही है, ट्रैवल मत करो, खुद ट्रैवलिंग में इनकी कमी नहीं होगी। तमाशे हो रहे हैं कि रिक्शाओं से विधायक जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पे मुख्यमंत्री जा रहे हैं। देश को तैयार हो जाना चाहिए और प्रधानमंत्री जी को पार्लियामेंट बुला करके पार्लियामेंट को बताना चाहिए कि देश के अंदर हो क्या रहा है, किस परिस्थिति की तरफ आप लेकर जा रहे हो। कभी आप लॉकडाउन की ओर इशारा करते हो, कभी आप सोने खरीदने के ऊपर रोक लगाते हो, सोने का दाम एकदम ऊपर चढ़ता है, कल चांदी का दाम ऊपर चढ़ा फिर धड़ाम से नीचे गिरा। आप कहाँ क्या करना चाह रहे हो, कहाँ खड़ा करना चाह रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैश्विक संकट है, लेकिन अगर सही रहते, सही निर्णय हो जाते तो हम इस संकट के अंदर ना फंसते। बस मैं बहुत साफ, और मैं आज से नहीं बोल रहा हूं ये बात, मैं पिछले 3 महीने से 2.5 महीने से ये लगातार बोल रहा हूं, और हमारे नेता ने तो सालों से बोल रहे हैं कि कहां लेकर के जा रहे हैं। अब वो बबल जो है ना, वो पूरा बन गया, भी ये फटने की तैयारी में। इस सरकार को कोई मतलब नहीं है लोक संवेदनाओं से, एक पैसा नहीं, एक पैसा नहीं। मैं बता रहा हूं, अगर चुनाव ना हुए होते तो ये कब का कर चुके होते। वो तो मैं थैंक यू, मैं वेरी मच बोलूं कि 4 को मतगणना हुई। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। तो 15 तारीख को आपने ये किया, 11 दिन की मोहलत दी। पहले से ही पस्त पड़े हुए आम आदमी की कमर पर एक और जबरदस्त लात है। प्रधानमंत्री जी भूमिका बना रहे थे। सत्यता तो यह है कि आम आदमी इस सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण पहले ही बर्बादी के कगार पर बैठा हुआ है। मगर देश को पैनिक में डालने वाले विपक्षी नेताओं के बयान के बीच एक फैक्ट है जो कोई नहीं बता रहा। वो फैक्ट ये है कि दुनिया के मुकाबले भारत में तेल की कीमतों में सबसे कम इजाफा हुआ है। म्यांमार में पेट्रोल की कीमतों में 89.7% से ज्यादा और डीजल की कीमतों में 112.7% से ज्यादा इजाफा हुआ। मलेशिया में पेट्रोल 56.3% से ज्यादा और डीजल 71.2% से ज्यादा महंगा हुआ। पाकिस्तान में पेट्रोल 54.9% से ज्यादा, डीजल 44.9% से ज्यादा एक्सपेंसिव हुआ। अमेरिका में पेट्रोल की कीमतों में 44.5% से ज्यादा और डीजल की कीमतों में 48.1% से ज्यादा का इजाफा हुआ। फिलीपींस, नेपाल, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, कनाडा, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, बेल्जियम, वियतनाम, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इटली, जर्मनी, सिंगापुर, इन सभी देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भयंकर विस्फोट हुआ है। हर देश में यह इजाफा या तो 90% से ज्यादा है या फिर 50% से ज्यादा या फिर 40%, 30%, 20% की रेंज में भी है, जबकि भारत ने इस इजाफे को सिर्फ 3% तक सीमित कर दिया है। लेकिन मोदी विरोध में आंख मूंद कर बैठा विपक्ष का इकोसिस्टम इस मुश्किल वक्त में भी मोदी का साथ देने के बजाय मोदी को ही कोस रहा है। विपक्ष के नकारात्मक राजनीति और नकारात्मक नैरेटिव का शिकार नहीं होना है। अगर देश हित में कोई निर्णय लिया जाता है तो हमें प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ा होना होगा, देश के साथ खड़ा होना होगा। याद रखना, देश से बढ़कर के कोई नहीं, कोई देश से बढ़कर के नहीं हो सकता। जो देश हित में होगा और जो देश का नेतृत्व कहेगा, जो प्रधानमंत्री मोदी जी कहेंगे, हम उनके साथ खड़े होंगे। यह एक संगनाद हर भारतीय के मुंह से निकलना चाहिए। हर नागरिक को जागरूक होना होगा
अपना पैसा बचाना है, देश का पैसा बचाना है और देश का पैसा बचा करके इस संकट के, इस वैश्विक संकट से हम अपने देश को बाहरने का काम करेंगे। याद रखना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक एक के प्रयास से ये चीजें आगे बढ़ेंगी। एक एक के द्वारा किए जाने वाले प्रयास का परिणाम होगा कि कोरोना जैसी महामारी का मुकाबला भारत ने दुनिया के अंदर सबसे अच्छा किया, तो वर्तमान में पश्चिमी एशिया के संकट के कारण ईंधन आपूर्ति, उर्वरक की आपूर्ति, अन्य कुछ सामग्रियों की आपूर्ति में जो बाधा खड़ी हुई है, उस बाधा का मुकाबला भी हम सामूहिक रूप से मिलकर के करेंगे और देश प्रथम के भाव के साथ, नेशन फर्स्ट के इस भाव के साथ हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। जब पूरी दुनिया इस वैश्विक संकट के दुष्प्रभाव से प्रभावित है, तो समझदारी के साथ, सादगी के साथ, संवेदनशीलता के साथ, सावधानी के साथ सभी को जो है इस संकट के समाधान का हिस्सा बनना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि ये जो सामंती जो लोग हैं, सामंती सूरमा हैं, वो लगातार समाज में भय और भ्रम का भंवर जाल फैलाने में लगे हुए हैं। और इस तरह की जो सामंती चंडाल चौकड़ी की साजिशी धमा चौकड़ी है, उससे सबको सावधान रहना होगा। ये सामंती जो चंडाल चौकड़ी की साजिशी धमा चौकड़ी है, ये जो है वो समाज में प्रिकॉशन और प्रिवेंशन के बजाय पैनिक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह के हालात पूरे दुनिया में हैं, पूरे दुनिया में पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़े हुए हैं, उस तुलना में भारत में अभी भी बहुत कम दाम है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा कि संकट बहुत बड़ा है, सॉल्यूशन रातों रात नहीं निकल सकता। मोदी खुद इस बात को मानते हैं, इसीलिए 5 देशों के विदेश यात्रा पर गए मोदी का पहला स्टॉपेज यूएई है। चूंकि मोदी वॉर जोन से गुजर रहे थे, यूएई पर ईरान के हमले का खतरा लगातार मंडरा रहा है। वैसे हालात में जब मोदी का एयर इंडिया 1 यूएई के एयर स्पेस में पहुंचा, तो यूएई की वायुसेना के F-16 फाइटर जेट्स प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट करते दिखे। मैं अपने दूसरे घर आया, ये शब्द, ये भाव मेरे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है। आज भी जिस प्रकार से आपकी वायुसेना के जहाजों ने एस्कॉर्ट किया, ये भारत के लोगों का सम्मान है। पिछले कुछ समय से आपसे फोन पर तो बात होती रहती थी, परंतु मैं स्वयं आपसे मिलने के लिए बहुत ही बेताब था, आतुर था। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे जितना हो सके उतना जल्दी आपके पास आना चाहिए, आपको मिलना चाहिए। आज आपसे मिलकर के मुझे सचमुच बहुत खुशी हुई है। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि मोदी ने विदेश यात्रा की शुरुआत यूएई से ही क्यों की? तो चलिए पहले आपके इस सवाल का जवाब दे देते हैं। यूएई दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातक देशों में से एक है। वो क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का बहुत बड़ा निर्यातक है। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। सऊदी अरब और इराक के बाद 2025 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश भी यूएई ही था। यूएई रोजाना लगभग 25 से 28 लाख बैरल तेल एक्सपोर्ट करता है। यूएई का अपना प्रोडक्शन करीब 30 से 35 लाख बैरल प्रतिदिन है। यूएई पहले ओपेक का सदस्य था, लेकिन अब यूएई ने ओपेक छोड़ दिया है ताकि ज्यादा तेल निकालकर एक्सपोर्ट कर सके। यूएई भारत के टॉप 5 तेल सप्लायर में से एक है। यूएई से भारत के क्रूड ऑयल आयात का शेयर करीब 14.1% है। इसके अलावा यूएई भारत का सबसे बड़ा एलपीजी सप्लायर भी है। भारत के कुल एलपीजी आयात का लगभग 35 से 40% हिस्सा यूएई से ही आता है।
चूंकि हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनातनी की वजह से तेल और एलपीजी की सप्लाई ठप पड़ी हुई है। ऐसे में यूएई दूसरे रूट से भारत की जरूरतें पूरी कर सकता है। यानी अगर हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह बंद भी हो जाए तब भी यूएई भारत को तेल और एलपीजी भेज सकता है। तेल की सप्लाई के लिए यूएई के पास जो अल्टरनेटिव रूट है वो है हबशान फुजैराह तेल पाइपलाइन। ये पाइपलाइन यूएई के अंदरूनी तेल के खेतों से फुजैराह बंदरगाह तक जाती है। ये पाइपलाइन हॉर्मुज स्ट्रेट से पूरी तरह बाहर है। इसकी क्षमता 1.5 से 1.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन की है। फुजैराह से बड़े टैंकर जहाज सीधे अरेबियन सी से भारत के पोर्ट तक आ सकते हैं। इसी तरह एलपीजी भी ज्यादातर फुजैराह, रुवैस या जबेल अली जैसे पोर्ट से ही लोड होता है। यानी हॉर्मुज बंद होने पर भी इस रूट का इस्तेमाल किया जा सकता है। मोदी ने इसीलिए 5 देशों की विदेश यात्रा का पहला स्टॉपेज यूएई रखा और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायेद अल नाहया, जिन्हें मोदी अपना ब्रदर कहते हैं, उनसे ईरान पर भी बात कर ली। यूएई पर ईरान के अग्रेशन पर भी बात कर ली और साफ साफ कह दिया कि भारत यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। ब्रदर, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। ब्रदर, इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजडम का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने में आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं। ब्रदर, पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। हॉर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। जल्द से जल्द शांति और स्थिरता की बहाली के लिए भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। आज जिस तरह की परिस्थिति है, इसमें भारत और यूएई की स्ट्रेटेजिक साझेदारी, इसका महत्व कई गुना बढ़ गया। हम आने वाले समय में हर क्षेत्र में साथ मिलकर के आगे बढ़ते रहेंगे। मोदी की इस यूएई विजिट का फायदा क्या हुआ, ये भी देख लीजिए। भले ही इलाके में कोई तनाव या गड़बड़ी हो, फिर भी यूएई से क्रूड ऑयल और एलपीजी की सप्लाई बिना रुके मिलती रहेगी। यूएई ने इसकी पूरी गारंटी दे दी है। भारत और यूएई के बीच रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी और मजबूत हो गई है। दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व और सप्लाई चेन को मजबूत बनाने में ज्यादा सहयोग होगा। यानी मोदी के जो सियासी दुश्मन इस बात पर हाय तौबा मचा रहे हैं कि मुश्किल वक्त में मोदी देश छोड़कर विदेश चले गए, उन्हें इतनी सी भी समझ नहीं है कि मोदी आने वाले खतरे को टालने और उसकी तैयारी के लिए ही विदेश यात्रा पर गए हैं। मोदी का एक डेस्टिनेशन नॉर्वे भी है। वहां से भी मोदी एलपीजी सप्लाई पर बड़ी डील करने वाले हैं। और जिस वक्त मोदी विदेश में जाकर भारत की एनर्जी सप्लाई पूरी करने वाले प्लान पर काम कर रहे हैं, उस वक्त दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री और रूस के विदेश मंत्री के 2 बड़े बयान सामने आए हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी कह दिया है कि भारत के जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट में कोई दिक्कत नहीं होगी और ईरान भारत की एनर्जी सप्लाई पूरी करने के लिए रेडी है। जबकि दूसरी तरफ रूस के विदेश मंत्री ने कहा
कि अमेरिका ईरान के बीच युद्ध अगर कोई रुकवा सकता है, अगर कोई समझौता करा सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत ही है। We attach great importance to our relations with India. On the Strait of Hormuz, this is also our wish that it would be fully reopened. As far as we are concerned, the Strait of Hormuz is open and all vessels can pass except the vessels belonged to those countries who are in war with us, who are fighting with us, as we have done for a number of Indian vessels, and we helped them to pass. Well, yesterday I had a very good brief discussion with Prime Minister Modi, and today a lengthy meeting with Minister Jaishankar. We discussed about almost everything, including the Strait of Hormuz. Well, India has been a customer of Iranian oil in the past, so we are obviously interested to continue our business in oil business, energy business, and we are ready to sell our oil to India. If we speak long-term, mediator between Iran and its Arab friends, well, this role could be played by India, considering its vast diplomatic experience and authority and clout. यानी ये साफ साफ दिख रहा है कि युद्ध के फ्रंट पर भी मोदी की विदेश नीति का असर दिखने लगा है, और देश के भीतर भी मोदी की एक अपील पर पूरा देश प्रधानमंत्री की बचत क्रांति का समर्थन करने लगा है। मुश्किल वक्त में मोदी के सख्त फैसले ही भारत को बचाएंगे, और ऐसा होता दिख भी रहा है। ट्रंप चीन से रवाना हो चुके हैं। ईरान में क्लीन अप वर्क की बात कहकर ट्रंप ने फिर युद्ध के संकेत भी दे दिए हैं। ईरान ने पलटवार किया है कि हॉर्मुज इंटरनेशनल वाटर नहीं है। हॉर्मुज में ट्रंप की नहीं, ईरान और ओमान की मर्जी चलेगी। उधर चीन में ट्रंप की टीम के साथ एक बड़ा गेम हो गया। चीन में अमेरिका के डेलीगेशन और मीडिया को डिजिटल लॉकडाउन में रहना पड़ा। उनके लैपटॉप्स, टैब्स, फोन सब ले लिए गए। शी जिनपिंग ने ट्रंप को बीजिंग बुलाकर खूब खरी खरी सुनाई भी। ताइवान और ईरान जैसे मुद्दों पर शी जिनपिंग ने ट्रंप को धमकाया भी, और ट्रंप की कोई टैक्टिक शी जिनपिंग के सामने काम नहीं आई। चीन में ट्रंप कार्ड नहीं चला। लंबे हांकने वाले ट्रंप को चीन ने चुप करा दिया। चीन की तरक्की देखकर ट्रंप हक्का बक्का रह गए। ट्रंप ने चीन दौरे में मेगा डील से ज्यादा इस तस्वीर की चर्चा है। ट्रंप की यह तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। ट्रंप चोरी चोरी एक फाइल के पन्ने पलट रहे हैं। यह फाइल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की है। जिनपिंग ने बीजिंग में ट्रंप और अमेरिकी डेलीगेट्स को भोज दिया था। इस दौरान हॉल में ट्रंप और जिनपिंग समेत तमाम बड़े लीडर और कारोबारी बैठे हुए थे। इसी दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग कुछ देर के लिए हॉल से बाहर गए। वो डायरी टेबल पर ही छोड़ गए। फिर वो हुआ जिसे देखकर दुनिया हैरान है। ट्रंप के मजे ले रही है। ट्रंप चोरी से जिनपिंग की डायरी के पन्ने पलटते हैं, उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं, थोड़ी देर में डायरी बंद कर देते हैं। इस तस्वीर को देखकर सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या अमेरिका के राष्ट्रपति को दूसरे देश के राष्ट्रपति की निजी डायरी चुपके से पढ़नी चाहिए थी? चीन के राष्ट्रपति ने ट्रंप को बीजिंग की ऐतिहासिक जोंगडान हाई गार्डन की सैर करवाई। जिनपिंग वहां ट्रंप को दिखा रहे थे कि इस पार्क में लगे पेड़ अमेरिका के जन्म से भी पुराने हैं। कोई 300 साल पुराना, कोई 490 साल पुराना पेड़ है। जिनपिंग पेड़ों के बहाने
अमेरिका के राष्ट्रपति को बता रहे थे कि चीन की सभ्यता तब से है जब अमेरिका नक्शे में भी नहीं था। ट्रंप का फोकस चीन की उस ऐतिहासिक विरासत को देखने और समझने में नहीं था। उनका फोकस इस बात पर था कि जिनपिंग उन्हें कितना भाव दे रहे हैं। इसे पक्का करने के लिए ट्रंप ने जिनपिंग से पूछ लिया, चीनी राष्ट्रपति ट्रंप के सवाल का मतलब भाप गए। उन्होंने फौरन ना में सिर हिलाकर ट्रंप को खुश कर दिया। ट्रंप यही तय करना चाहते थे कि वो जिनपिंग के सबसे खास वीआईपी मेहमान हैं। चीन का झोंगडान हाई गार्डन 1500 एकड़ में फैला हुआ है। 700 एकड़ में सिर्फ झील है। ये बीजिंग के फॉरबिडन सिटी के पश्चिम में स्थित है। ये गार्डन चीन की सत्ता का केंद्र है। यहाँ चीन की रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी और सरकार के शीर्ष नेताओं के कार्यालय और आवास हैं। मिंग और किंग राजवंश के दौरान ये पार्क शाही उद्यान और दावत स्थल हुआ करता था। ये इलाका आम जनता के लिए पूरी तरह से बंद है। ये चीन की सबसे सुरक्षित और रहस्यमयी जगहों में से एक है। इसे चीन का सीक्रेट गार्डन कहा जाता है। जिनपिंग यहाँ ट्रंप के अलावा रूस के राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को बुला चुके हैं। जिनपिंग के साथ जोंगनान हाई पार्क में घूमते वक्त ट्रंप का मजाकिया अंदाज में भी सोशल मीडिया में जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। ट्रंप को जब कुछ पसंद आ जाता है तो वो उसे हड़पने की कोशिश करते हैं। इसीलिए उनका यह बयान सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। हालांकि वो जानते हैं ये चीन है, कोई वेनेजुएला नहीं जहां ट्रंप अपनी मर्जी चला सकेंगे। ट्रंप को जिनपिंग ने शानदार पार्टी दी। इस दौरान एक ऐतिहासिक टोस्ट भी साझा किया गया। टोस्ट के दौरान एक ड्रिंक भी सर्व किया गया। ट्रंप का दावा है कि उन्होंने जिंदगी में कभी शराब नहीं पी। बीजिंग में ट्रंप ने जिनपिंग को खुश करने के लिए ड्रिंक भी ले लिया। सोशल मीडिया में इस ड्रिंक पर बहुत बहस छिड़ी है कि कौन दुनिया का सुपर पावर है। अगर ट्रंप ताकतवर हैं तो उन्होंने जिनपिंग को खुश करने के लिए शराब नहीं पीने की अपनी जिंदगी भर की कसम क्यों तोड़ी। जिनपिंग ने इस दौरान अमेरिका को धमकाया भी और समझाया भी। व्हाइट हाउस में बुलाकर बड़े बड़े नेताओं की धज्जियां उड़ाने वाले ट्रंप इस दौरान जिनपिंग को खुश करने में लगे हुए हैं। जिनपिंग ने कहा कि ट्रंप के पास इस रिश्ते को सफल बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अमेरिका को इसे गड़बड़ नहीं करना चाहिए। मतलब जिनपिंग ने मैसेज दिया कि अमेरिका गड़बड़ कर रहा है। ट्रंप इस दौरान जिनपिंग को महान नेता, अच्छा दोस्त बताकर चीन को खुश करने में लगे हुए हैं। This is a great honor. It was a fantastic day. And in particular, I want to thank President Xi, my friend, for this magnificent welcome. And it really was a magnificent welcome like none other. And for so graciously hosting us on this very historic relationship between the American and Chinese people goes all the way back to America's founding. The first American consul to China, Samuel Shaw, arrived on the first American trading ship to reach these shores in 1784. The Chinese merchants had a name for the Americans. They called their visions the New People. 2.5 centuries later, that first connection has grown into one of the most consequential relationships in world history. Thank you, everybody. ट्रंप की चीन यात्रा का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ट्रंप ने यात्रा की शुरुआत में ही बैटल ऑफ हैंडशेक को जीतने की कोशिश की। ट्रंप ने पावर ग्रैब करने के अंदाज में जिनपिंग के हाथ को अपनी तरफ खींचा। जिनपिंग ने फौरन रिएक्ट किया और ट्रंप को हैंडशेक में हावी होने का मौका नहीं दिया। दो वर्ल्ड लीडर के बीच बैटल ऑफ हैंडशेक बराबरी पर छूटी। ट्रंप चीन में 45 घंटे तक रहे। इस दौरान जिनपिंग और चीन के बड़े कारोबारी संस्थानों के साथ उनकी कई मीटिंग हुई। जिनपिंग ने इस दौरे को मील का पत्थर साबित होने वाला बताया। 这次的访问是一个历史性的、标志性的访问。
这个迄今我们已经达成了一个新的两国关系，就是建设性的战略稳定关系。这个可以说是一个里程碑式的一个访问事件。बीजिंग के इस बिजनेस टूर में ट्रंप को क्या हासिल हुआ? उनका दबदबा बढ़ा या जिनपिंग बाजी मार ले गए? ट्रंप ने चीन पर अमेरिका से कच्चा तेल खरीदने का दबाव बनाया। चीन ने कच्चे तेल की खरीदारी पर हामी भर दी। जून 2025 में चीन ने अमेरिका से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया था। ट्रंप के जोर देने पर चीन ने अमेरिका से सोयाबीन, दूसरे कृषि प्रोडक्ट खरीदने का भरोसा दिया। चीन ने ट्रंप के इस दौरे में अमेरिकन मीडिया और सीक्रेट सर्विस की जमकर बेइज्जती की। अमेरिकी पत्रकारों से चीन में धक्का मुक्की हुई। तीखी नोकझोंक के बाद उन्हें कवरेज के लिए एंट्री मिली। 2 मिनट की रॉन्ग कार पार्किंग के लिए चालान काटे गए। चीन में अमेरिकी डेलीगेशन डिजिटल लॉकडाउन में फंसा। चीन में अमेरिकी डेलीगेशन और मीडिया 45 घंटे तक सख्त डिजिटल लॉकडाउन में रहा। पर्सनल फोन और लैपटॉप किसी को नहीं ले जाने दिया गया। क्लाउड और सिंक ऐप पर एक्सेस भी नहीं दिया गया। उन्हें बर्नर फोन बांटे गए। ऐसा इसलिए किया गया कि कहीं चीन जासूसी के मकसद से उन्हें हैक न कर ले। ऐसा सिर्फ अमेरिकी पत्रकारों के साथ नहीं हुआ। अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों एप्पल, बोइंग, ब्लैक रॉक जैसी नामी गिरामी कंपनियों के अफसरों को भी कड़े डिजिटल लॉकडाउन से गुजरना पड़ा।